थोड़ा बहुत अप टू सम एक्सटेंट आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना आ गया है। अब इस डिफरेंशिएशन के वैसे तो बहुत सारे यूज हैं, बट धीरे धीरे करके कुछ कुछ यूज सीखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन एज अ रेट मेजरर। स्लो हो गया। So differentiation as a rate measurer. तो शुरू में मैंने बताया रहा होगा डिफरेंशिएशन dy by dx का जनरल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x बताया था। यस सर। यस सर। तो dy by dx का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो थ्योरी तो इतना ही है, बट इसको यूज कैसे करना है वो हम लोगों को देखना है। जैसे जब रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन बोलेंगे तो ये वेलोसिटी होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे तो वो एक्सेलरेशन होगा। ये सब छोटे छोटे टर्म तो तुम्हें पता होंगे ना। हाँ सर पता है ना। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो इस कॉमन सेंस का यूज करके, इसकी कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ dy by dx का मीनिंग आपको समझ में आता है और चेन रूल मालूम है, बाकी डिफरेंशिएशन अब तक जितना बताया वो मालूम है। तो इस मीनिंग को लेकर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, स्कूल में तुम लोगों को ये सिखाया जाता था क्लास 6-7 में, ये अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स और वाई में इक्वेशन दिया रहता था, सॉल्व करते थे, सबको आता है। यस सर आता है। यस सर। उसके बाद जैसे ही थोड़े बड़े हुए तो यही अलजेब्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में दिए रहते थे कि फादर का एज सन के एज से इतना ज्यादा है, ऐसा वैसा। तो उस लैंग्वेज के बेसिस पर हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते थे, याद है। यस सर। यस सर। फिर उसको सॉल्व करते थे। ठीक वैसे ही अभी तक पिछले लास्ट 9 लेक्चर में जो मैंने डिफरेंशिएशन आप लोगों को सिखाया है, उसमें क्या होता था, फंक्शन दिया रहता था और आपको डिफरेंशिएट करना रहता था। अभी वही डिफरेंशिएशन है और उससे इनफैक्ट थोड़ा इजी है, बट क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया रहेगा और उस लैंग्वेज से आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं कहूँ मैं, बट कौन सा फंक्शन है और किसको डिफरेंशिएट करना है ये आपको खुद ब खुद उस लैंग्वेज से लेना होगा। अच्छा सर आप सॉरी एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा मैं। ओके सर। जैसे ये एक एग्जांपल देखो, देखो लिखा है एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू अ स्फेरिकल बलून एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। Determine the rate at which radius of balloon is increasing when diameter of balloon is 20 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है।
कि एयर इज बीइंग पंप्ड एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इसका मतलब है इस स्फीयर का वॉल्यूम इस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा। यही मतलब हुआ ना, इस स्फेरिकल बलून का वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ dv/dt इज इक्वल टू +5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. बोला है फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग, मीन्स dr/dt मुझे ढूंढना है, यही मतलब हुआ। Yes, sir. कब ढूंढना है? व्हेन डायमीटर ऑफ बलून इज 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो dr/dt ढूंढना है, कितना होगा जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। तो इस क्वेश्चन से मुझे इतने इंफॉर्मेशन मिले, क्या दिया हुआ है और क्या ढूंढना है। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर v क्या है? वॉल्यूम ऑफ, बोलो, बलून। Balloon. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर। तो v को हम लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dv/dt 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r क्यूब का 3r² इंटू dr/dt। ये बात समझ आई कि नहीं? इस इक्वेशन को मैंने दोनों ओर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। Sir, पर हमने सबको समझ आया कि नहीं? सर आप ये वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं आपने क्या किया है? क्या एक्सप्लेन करूं बेटा? सर स्टार्टिंग से एक्चुअली नेक्स्ट नहीं था, मैं लॉग आउट। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। So how did we get dr/dt? स्फेरिकल बलून में एयर 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के रेट से पंप किया जा रहा है, मतलब बलून का वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब पर मिनट से इंक्रीज करेगा। तो मैंने लिख दिया dv/dt +5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। फिर हम लोगों को ढूंढना है कि रेडियस किस रेट से इंक्रीज करेगा जिस समय रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। तो dr/dt इज इक्वल टू व्हाट व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नाउ ये बलून कैसा है? तो स्फेरिकल है, तो स्फीयर का वॉल्यूम मालूम है हम लोगों को। अब क्वेश्चन में देखेंगे तो dv/dt दिया हुआ है और dr/dt ढूंढना है, मतलब ये जो v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब का एक्सप्रेशन है, इसको दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में dv/dt आ गया, राइट हैंड साइड में चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से, मेरे को एक बार लिख ही देता हूँ, नहीं तो तुम लोग एक स्टेप वो भी लिख ही देता हूँ। तो 4/3 पाई d/dt ऑफ r क्यूब ऐसा है। तो लास्ट क्लास में पढ़े थे, ये r का फंक्शन है, तो इसको हम पहले r से डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई dr/dt। तो ये हो गया 3r² dr/dt। Yes, sir. Yes, sir. dv/dt +5 दिया हुआ है, तो +5 इज इक्वल टू 4 पाई r² इंटू dr/dt। तो यहां से मुझे मिल गया
dr/dt as 5/4πr²। हमें dr/dt चाहिए किस r पर? R/10 r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर। तो वैल्यू पुट कर दो। तो 5/4π 10 का स्क्वायर, ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में ही है ना। तो 5/400π दैट इज 1/80π सेंटीमीटर पर मिनट। ऐसा कुछ आंसर होगा। सर ये पर मिनट हमने कैसे डिटरमाइन किया? वो मतलब जो वॉल्यूम जिस रेट से चेंज हो रहा है उसी रेट से मतलब हमें वो करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में देख ना यूनिट का क्या चल रहा है शुरू से। यस सर, वो 5 दिया हुआ है, ये किस यूनिट में है? सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में। तो देखो यूनिट कैसे चेंज होता गया, कहाँ पर क्या कटता गया। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। Trial version. कॉपी कर लो जल्दी। जब हो जाए तो बताओ, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ऐसे एग्जांपल। सर सर हाँ बोलो बेटा। तो जो आपने वो सेकेंड लाइन लिखे जो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टाइम, उसमें लास्ट में dr/dt कैसे आया वो नहीं समझ आया। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था? हाँ सर, याद है। याद है। तो आर क्यूब को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हाँ ना। यस सर। आर क्यूब को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ आर को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा ओके सर, समझा। तो डी आर क्यूब अपॉन डी आर, ये हो गया 3r² इंटू dr/dt। हाँ अब समझा सर। समझा? और बोलिए, और किसी को कोई डाउट? सर बोलो बेटा। सर यहाँ पे पाई के साथ जो आपने 10 स्क्वायर लिखा है लास्ट में, वो 20 स्क्वायर होगा। देखो डायमीटर 20 है बेटा, रेडियस तो 10 होगा ना। क्वेश्चन पढ़ो। ओके सर, यस सर, गॉट इट। हो गया सबका, आगे बढ़ो। सर हम्म, सर ये 1/80 जो है वो रेडियस क्या रेट से बढ़ रहा है वो है ना? हाँ ठीक है सर। आगे बढ़ो। यस सर। लिख लिया सबने? सर बन गया। सॉरी, सर सर वो आपने dy/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, वो आपने चेंज का लिखा है। तो सर हमने वो फिर v इक्वल टू वो फॉर्मूला ही क्यों लिया स्फीयर का?
क्योंकि बलून कैसा है, बलून का शेप क्या दिया है क्वेश्चन में? स्फेरिकल बलून। ठीक है सर, समझा। और बोलो, और कोई? आया समझ में? तो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज है इस क्वेश्चन में, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। हाँ, हाँ, सर वो dy बाय dt में dy क्या है? वाई नहीं, वी है, वॉल्यूम। ओके सर। वाई नहीं है बेटा, वो वी है, वी फॉर वॉल्यूम। ओके सर, समझा। जरा इसको कोशिश करो खुद से, सॉल्व नहीं करो चलेगा, बट एक बार फॉर्मुलेट करने की तो कोशिश करो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है। इतना भी कर लोगे तो आपके लिए बहुत है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार और फाइंड आउट करो कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है।
क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? Yes. कुछ Yes. आइडिया? अब देखो इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं. A 15-foot ladder is resting against a wall. So a 15-foot ladder is resting against a wall means ऐसी कहानी होगी. ये लैडर होगा. The bottom is initially 10 feet away from the wall and being pushed toward the wall at the rate of 1/4 feet per second. Means ये डिस्टेंस अगर x है तो पुश टूवर्ड मतलब ये इधर जा रहा है 1/4 फीट पर सेकेंड से, है ना. इट मीन्स x टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है या ना. Sir. Yes, sir. तो dx by dt को हम 1/4 फुट पर सेकेंड लिखेंगे. Sir. हम्म सर वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था बॉटम इज इनिशियली 10 feet away from the wall. तो अब सर देखेंगे क्या मतलब है उसका. and is being pushed toward the wall at the rate of 1/4 feet per second. तो ये बॉटम यहाँ से कितने भी दूर पर रहे, let it be x. Every time it is being pushed toward the wall at the rate of 1/4 feet per second means dx by dt given is minus 1/4 feet per second. Sir, minus क्यों? माइनस इसलिए क्योंकि x टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है ना. ये अगर इधर जाएगा तो x कम होगा. हाँ सर. मतलब dx by dt नेगेटिव होगा. हाँ सर. श्योर. तो आपसे पूछ रहा है रेट बाय विच कहाँ गया, हाउ फास्ट द टॉप ऑफ लैडर मूविंग अप द वॉल. मतलब ये अगर डिस्टेंस y है तो मुझे dy by dt ढूंढना है. अब पूछा है कब ढूंढना है, तो 12 सेकेंड आफ्टर वी स्टार्ट पुशिंग. तो इनिशियली 10 फीट था और 1/4 फीट पर सेकेंड से पुश कर रहा है. तो जिस मोमेंट पर मुझे ढूंढना है उस समय x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 माइनस 1/4 इंटू 12 ऐसा हो जाएगा. ऐसा हो जाएगा. सर ये नहीं समझा. नहीं समझा सर. एकदम कॉमन सेंस नहीं है तुम लोगों के पास. इनिशियली 10 फीट दूर था. यस सर. यस सर. तो इनिशियली 10 फीट दूर था. चलो तो ये था 10 फीट पर और 1/4 फीट पर सेकेंड के रेस्पेक्ट से ये वाला पॉइंट आगे आ रहा है, हाँ या ना. यस sir. सर. Yes. तो 12 सेकेंड में कितना आगे आएगा, 1/4 इंटू 12 Yes, sir. कितना, 3 फीट आएगा. मतलब इस मोमेंट पर x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 फीट हो गई. यस सर. Sir. Yes, sir. मीन्स मुझे dy by dt चाहिए एट x इज इक्वल टू 7 फीट. तो क्वेश्चन में अभी सॉल्व नहीं किया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है ये फाइनल हो गया. Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर. सर वो x का 7 कैसे हो गया, एक बार फिर से समझाओ ना. बाप रे.
इनिशियली लैडर का बॉटम मोस्ट पॉइंट वॉल से कितनी दूर था? सर 10 फीट। और बॉटम मोस्ट पॉइंट वॉल के टुवर्ड किस स्पीड से आगे जा रहा है? 1/4 feet per second. 1/4 फीट में फीट पर सेकंड। कितना 12 सेकेंड में कितना आगे जाएगा? 3 feet. 3 फीट। तो 10 फीट पर था, ओके सर। 3 फीट आगे गया तो x की वैल्यू 7 फीट हुई। यस सर, ठीक है सर, समझा। मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है, इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सब सॉल्व हो जाएगा। इतना समझ आ गया तो आगे मैथ है और कुछ नहीं। अब देखो ये लैडर कितना बड़ा है? सर 15। 15. 15 फीट। तो x और y की वैल्यू कुछ भी हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो 15 स्क्वायर के ही बराबर होगा हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से। Yes, sir. दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। इस बार मैं एक स्टेप भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि पिछली बार छोड़ा था तो मुझे बहुत बार एक्सप्लेन करना पड़ा था, इस बार नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं ऐसा लिखूंगा d/dt ऑफ x स्क्वायर प्लस d/dt ऑफ y स्क्वायर is equal to d/dt of 225। तो इसको लिख सकता हूँ d/dx ऑफ x स्क्वायर इंटू dx/dt प्लस d/dy ऑफ y स्क्वायर इंटू dy/dt। दिस इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ sir. तो 2x dx/dt इज इक्वल, सॉरी सर वो माइनस हो जाएगा. प्लस 2y dy/dt दिस विल बी इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. तो यहाँ से मुझे मिलेगा dy/dt इज इक्वल टू माइनस x/y इंटू dx/dt होगा। Yes, sir. और मुझे dy/dt निकालना है x इज इक्वल टू 7 फीट पर, तो -7 और dx/dt -1/4 तो -1/4। अब दोबारा से इस ऊपर में इस डायग्राम पर आइए। अगर मेरा लैडर 15 फीट का है, अगर मेरा लैडर 15 फीट का है तो ये 15 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा? 12. 12 होगा। नहीं, sorry sir. रूट 176 version. रूट अरे 225 माइनस 49 बोलो। 176 176 176 किसका स्क्वायर होता है? नहीं होता सर. किसी को 4 नहीं root होता? 11. रूट 176 की लाने दो। The 4 root 11. सॉरी 4 root 11. हाँ वो 4 रूट 11 कर लेंगे। तो जब x की वैल्यू 7 होगी तो y की अंडर रूट 176 होगी। तो ये हो गई अंडर रूट 176। तो माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 4 इंटू अंडर रूट 176। तो 7 अपॉन 16 रूट 11
ये जो भी होगा दिस मच फीट पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। समका कुछ यस सर। समझ के लिखो Yes, एक sir. बार प्रॉपरली, एक एक Yes, स्टेप sir. समझ के लिखिए। सर बोलो। सर वो सेकंड लास्ट लाइन में dy बाई dt के सामने वो लाइन क्या बनाई है? वो लाइन नहीं है, dy बाई dt की वैल्यू x इज इक्वल टू 7 फीट पर चाहिए, वही लिखा हुआ है एट x इज इक्वल टू 7 फीट ऐसा। ओके सर। लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ो। एक सेकंड सर, एक सेकंड और। सॉरी, एक सेकंड सर, लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, बस एक सेकंड। यस सर, हो गया। सिमिलरली एक बार इसको कोशिश करो।
एक बार इसको कोशिश कीजिए, एटलीस्ट क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, ये फॉर्मुलेट करने की कोशिश करो, क्या बताता हूँ। देख लिया सबने? अब देखो, ये आदमी रेस्ट पर है, हाँ या ना? यस सर। और ये आदमी ऊपर जा रहा है किसी स्पीड से जो मुझे नहीं मालूम है। लिखा है ना, वन ऑफ देम स्टार्ट वॉकिंग एट द रेट सो दैट द एंगल शोन इन डायग्राम इज चेंजिंग, ऐसा। तो ये मुझे नहीं पता है, बट पता क्या है कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसके ऊपर जाने से थीटा विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट? So d theta by dt is given as 0.01 radian per minute, है ऐसा? हाँ सर। अब पूछा है at what rate the distance between the two people changing when theta is 0.5 radian। तो इन दोनों पर्सन के बीच का डिस्टेंस x दिख रहा है, मतलब dx by dt कितना होगा ये पूछा है। कब पूछा है?
तो जब थीटा की वैल्यू 1/2 रेडियन के बराबर है, यही मतलब है। हाँ सर। तो इस ज्योमेट्री से मैं x थीटा 50 इस सब में रिलेशन निकालने जाऊंगा तो ऐसा दिखेगा cos थीटा इज b/h दैट इज 50/x। तो यहाँ से x की वैल्यू 50 sec थीटा मिलेगी। सर dx/dt का मतलब इधर क्या होगा? x डायग्राम में क्या दिख रहा है? सर डिस्टेंस इन बिटवीन। दोनों डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। यस सर। तो क्या पूछा है? एट व्हाट रेट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल चेंजिंग। तो dx/dt का क्या मतलब हो गया? ओ चेंज, सर समझा। Rate by which distance between two people changing, right? यस सर। तो dx/dt क्या हो जाएगा? 50 sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा होता है, याद है फॉर्मूला? यस सर। इंटू d थीटा/dt ऐसा होगा। ये एक्सप्रेशन समझ आया कि नहीं? यस सर कि पहले हमने वो सेक थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, देन थीटा को टाइम के चेन रूल से, है ना? हाँ ठीक है। तो ये हो गया 50। थीटा की वैल्यू है 1/2 रेडियन। तो 1/2 रेडियन डिग्री में कितना होगा? पाई रेडियन इज 180 डिग्री। सर अराउंड 28 डिग्री कुछ ऐसा। तो 1 रेडियन इज 180 डिग्री अपॉन पाई। तो 1/2 रेडियन हो जाएगा मेरा सेक 90/पाई डिग्री जो भी आ जाए इंटू tan 90/पाई डिग्री जो भी आ जाए, और d थीटा/dt इज गिवन है 0.01 रेडियन पर मिनट। तो 0.01 रेडियन पर मिनट। नाउ 50 इंटू 0.01 कितना होगा? तो 0.5 sec 90 डिग्री अपॉन पाई इंटू tan 90 डिग्री अपॉन पाई। अब ये जो कुछ भी आ जाए ये मेरा आंसर होगा। सर वो हाँ 5 बोलो। वो 5 होना चाहिए ना सर, 0.5 नहीं। कहाँ पे बेटा? सर वो लास्ट स्टेप पे। 0.01 है ना? सर आपने यहाँ पे 0.1 लिखा है। अबे 0.01 लिखा है तो देखो। सर इसका कोई ऑल्टरनेटिव वे है? 0.01 ये जो, अच्छा इसका यूनिट हो जाएगा फीट पर मिनट। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? सर इसका कोई ऑल्टरनेटिव मेथड भी है क्या? हाँ है, इसका भी है और इससे पहले वाले का भी है, बस सर वो तुम लोग बताओ। अभी समझोगे नहीं समझोगे तुम लोग अभी। वेलोसिटी वेक्टर रिजॉल्व, कोई भी वेक्टर रिजॉल्व करने आता है? अच्छा थोड़ा बहुत। हाँ सर आता है। हाँ पढ़ाऊंगा तो दोबारा सिखाऊंगा, घबराओ मत। वेक्टर सिखाऊंगा तो दोनों को बिना कैलकुलस से भी कर सकते हैं। बस इस चैप्टर में पर्पस है कैलकुलस सीखना, इसीलिए ऐसे सीखो।
दोनों को बिना कैलकुलस का भी सॉल्व कर सकते हैं। सर यहाँ पे आपने लिखा है cos थीटा इज इक्वल टू 50/x, तो x इज इक्वल टू 50 sec थीटा होगा क्या? मतलब cos इनवर्स थीटा फिर कब होगा? कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है? अरे सर, जब वो मतलब इक्वल टू के दूसरे साइड चला जाता है तो cos इनवर्स हो जाएगा ना फिर। बस 50 अपॉन कॉस थीटा, 1/cos थीटा sec थीटा नहीं होता है। अरे हाँ सर, वो होता है, लेकिन मतलब मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि इक्वल टू के दूसरे साइड जाने के बाद वो cos इनवर्स हो जाता है ना, साइन फिर उधर जाके साइन इनवर्स हो जाता बस बेवकूफ, सुन, कंफ्यूज कर रही है तो देख। सपोज कहीं ऐसा लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू मान ले 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है? ठीक है, है। हाँ सर, हाँ। तो थीटा को हम लिखते हैं cos इनवर्स 0.5। 0.5 मतलब 1/2, और cos हाँ 60 में 1/2 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और 60 डिग्री इसलिए लिख पाए क्योंकि मुझे 0.5 cos में 60 डिग्री होता है ये मालूम है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये मतलब होता है कि cos थीटा इज कांस्टेंट देन थीटा इज cos इनवर्स दैट कांस्टेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि 50 अपॉन cos थीटा का cos इनवर्स 50, ऐसा नहीं होता। ओह ठीक है सर, समझ गई। हमका कुछ हाँ हाँ सर, समझ गई, कंफ्यूज हो गया था। ठीक है। सर ये वाले क्वेश्चन में डी थीटा अपना 0.01 आ रहा है, तो जब थीटा इज इक्वल टू 0.5 मीटर, तो सर हम कह सकते हैं क्या कि स्टार्टिंग में इनके बीच में एंगल 0 डिग्री था, फिर बाद में स्टार्टिंग में एंगल कुछ भी 0.01 से बढ़ के फिर 0.5 हुआ, तो टाइम निकाल स्टार्टिंग में सकते हैं कुछ ना हम? नहीं, बट वो कांस्टेंट रेट सर स्टार्ट तो सुन, 2 मिनट सुन। स्टार्ट यहाँ से हुआ था, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, व्हेन टू पीपल आर 15 फीट अपार्ट। तो t इक्वल टू 0 पर ये आदमी यहाँ था, ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो थीटा 0 होगा ही, यस सर। है ना? सर तो 0.5/0.01 निकाल सकते हैं क्या? टाइम टोटल उससे आ जाएगा तो। हाँ, तो टाइम बता सकते हैं। उस टाइम का क्या करेंगे, पूछा तो नहीं है मुझसे। सर टाइम सही बोला तुमने, टाइम उतना लिख सकते हैं, बट लॉजिक में नहीं टाइम। बट 50 तो फिर कांस्टेंट रहेगा, तो हम उसमें भी वैसे कर सकते हैं क्या? dx² माइनस वो कौन जिस क्या फंक्शन से कांस्टेंट रहेगा? सर 50 हाँ, मतलब 50 तो वो कांस्टेंट। सर, तो वैसा भी कर सकते हैं ना, जो ऊपर वाला जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है सर, वैसे ही जैसे आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, तो उसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा, बस इसमें x² नहीं, माइनस ऊपर वाला जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है नीचे वाला उसी रेट से करेगा, ऐसा थोड़ी ना है। क्या कहना चाह रहे हो? सर लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने किया था ना, जैसे 15 फीट उसमें कांस्टेंट था, तो हमें dx²/dt प्लस dy²/dt हमें 0 आ गया था, वैसे ही ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या इस बिल्कुल आ गया क्वेश्चन? था। क्या कहाँ करें, करके बताओ ना, क्या करना चाह रहे हो? सर आई बिलीव वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने को बोल रहे हैं। यस सर, उससे भी आ सकता है क्या, मैं वो पूछ रहा हूँ। बट क्यों निकालूं मैं? मुझे अगर x और 50 में किसी तरह का रिलेशन मिल गया तो मेरा काम चल सकता है। निकालने को तो इसमें इनफाइनाइट चीजें निकाली जा सकती है, बट मुझे क्या ढूंढना है, मैं अकॉर्डिंगली वैसा प्लान बनाऊंगा ना। मुझे y निकालने की जरूरत कहाँ है?
और निकलेगा भी कैसे? टाइम मान लो पता भी चल गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है डी कुछ दिया नहीं है, मैं क्यों निकालूंगा? सर तो नहीं निकल सकता ना उस वाले निकल मेथड से। नहीं सकता है ऐसा नहीं है, निकल तो सकता है बट जरूरत नहीं है। निकल तो सकता है, क्यों नहीं निकलेगा? दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो नहीं निकल सकता है, और जरूरत नहीं है इसलिए नहीं निकालेंगे। ये वाई डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हो तो निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा? डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट मालूम है तो ये वाई डिस्टेंस में निकलेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0.5 रेडियन, यानी हमें फिर वैसा टैन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, टैन 28.5 डिग्री tan थीटा इज 50। वाई बाई 50 लिखेंगे तो वाई इज इक्वल टू 15 tan थीटा, यस सर वही। तो निकाल सकते हैं बट जरूरत कहाँ है? नहीं सर, पूछ रहा था एक ऑल्टरनेट मेथड वैसा रखने के लिए। चलो एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। देखने में बड़ा लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन नहीं है। कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़ के पहले समझने की कोशिश करो।
क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? यस सर। क्वेश्चन में क्या पूछा है समझ आया कुछ? क्या पूछा है और क्या दिया है? तो ये कौन है, कौन के शेप का वाटर टैंक है जिसकी हाइट 14 फीट है और इसका रेडियस 5 फीट है। इसमें से पानी लीक हो रहा है। पानी लीक हो रहा है किस रेट से? 2 फीट पर आवर से। इसका मतलब है ये जो वाटर है इसमें ब्लू कलर जितना दिख रहा है इसका वॉल्यूम dV/dt ये डिक्रीज करेगा। तो माइनस किस रेट से? तो 2 फीट पर आवर से। ये दिया हुआ है। तो ये जो पानी की हाइट है इसमें, ये जो पानी की हाइट है इस मोमेंट पर ये हाइट इतनी है। सर तो ये हाइट किस रेट से चेंज कर रहा है ये पूछा है। है ना? यस सर। और कब पूछा है? जब इस एच की वैल्यू 6 फीट है। ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझ आया? सर Yes, हम लोग क्या दिया है और क्या पूछा है, इसमें डाउट है तो बोलो। हाँ सर आप फिर से समझाओ ना। What all information is given and what need to be calculated? These two things. Do I need more to explain? सर आप एक और बार एक्सप्लेन करो ना। क्या? वही तो पूछो, क्या एक्सप्लेन करो बताओ। ये तो इंग्लिश है, फिजिक्स तो अभी कहीं आया भी नहीं। सर वो नेगेटिव। एक कोन, चुप कर सुन। एक कोन के शेप का टैंक है। जिस टैंक में पानी भरा हुआ है उस टैंक से पानी लीक कर रहा है। पानी के लीक करने का रेट है 2 फीट क्यूब पर आवर। है ना? यस ये सर। पानी के लीक करने का रेट है। तो इस डायग्राम में जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो पानी है। यस सर। तो वो वॉल्यूम 2 फीट क्यूब पर आवर के रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने मैथ के टर्म में लिख दिया dV/dt इज -2 फीट क्यूब पर आवर। इसमें दिक्कत? नो सर। तो ये वॉल्यूम डिक्रीज करेगा मतलब पानी की जो हाइट है वो भी चेंज होगी यस सर। और पानी के टॉप मोस्ट फ्री सरफेस का जो रेडियस है वो भी चेंज होगा। यस सर। तो पानी का हाइट किस रेट से चेंज हो रहा है ये पूछा है क्वेश्चन ए में। और ऊपर का रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है ये पूछा है क्वेश्चन बी में। और कब पूछा है? तो उस समय जब हाइट ऑफ वाटर 6 फीट हो, डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है? यस सर समझा। तो इस पॉइंट को ओ कह दो, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो, इसको डी कह दो, जो जो मैंने कह दो। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी सी बी के। हाँ सर। होगा? यस सर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं स्मॉल r अपॉन 5 इज इक्वल टू स्मॉल h अपॉन 14। लिख सकते हैं। यस यस सर। सर। yes, तो h इज इक्वल टू
14/5 R। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर बट हमें h की वैल्यू तो 6 दे रखी है ना, तो फिर हाँ बट चेंज भी तो हो रहा है ना, 6 कांस्टेंट थोड़ी ना है, h चेंज हो रहा है। अब इस कोन में जो वाटर है उसका वॉल्यूम क्या होगा? πr² h के बराबर होगा। तो πr² सर 1/3। सर 1/3 हाँ 1/3 1/3 और h की जगह 14/5 R लिख दो। तो यहाँ से वॉल्यूम V हो गया 14/15 πr³। ऐसा हो गया? यस सर। दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए। दोनों डिफरेंशिएट कर देंगे तो dV/dt इज इक्वल टू 14/15 पाई इंटू 3R² इंटू dr/dt। ऐसा होगा? यस सर। यस सर। dV/dt -2 फीट क्यूब पर आर 14π/5 इंटू R² इंटू dr/dt। ऐसा हुआ? यस सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया dr/dt एज -10/14πr²। ऐसा है? यस सर। अच्छा, अब जो भी मुझे ढूंढना है कब? जब h 6 है। यस सर। 6 है तब ढूंढना है, और h और r में ये रिलेशन है। तो जब h 6 होगा उस समय r कितना होगा? सर 15/7। 2.1 सम कितना? सर 2.1 समथिंग। सर 15/7 ले सकते हो रेशियो। तो h जब 6 फीट होगा तब r की वैल्यू 15/7 फीट होगी। यस सर। तो जो जो चाहिए निकाल लो। गलती से मैंने बी, गलती क्या मतलब बी पार्ट मैंने पहले निकाल दिया। तो dr/dt मेरा हो जाएगा -10/14 पाई। r की वैल्यू कितनी आई थी? 15/7। 15/7 यस सर। तो 15/7 का होल स्क्वायर, तो -490/14 पाई इंटू 225। माइनस साइन ये बताता है तो -7/45 पाई। माइनस साइन ये बताता है कि r इज डिक्रीजिंग, है ना? therefore r is decreasing at the rate 17/45 पाई फीट पर आवर। अब पर मिनट पर सेकेंड जो जो निकालना है निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? ए पार्ट में dh/dt चाहिए
तो R और H में रिलेशन दिया ही है, H इज 14/5R, H इज 14/5R, तो dH/dt हो जाएगा 14/5 इंटू dR/dt, dR/dt दिया हुआ है, तो 14/5 इंटू 7/45 इतना फीट पर आवर, और डिक्रीजिंग होगा ये भी, ये होगा ए का आंसर। आया समझ में कुछ? उसको समझ के लिख लीजिए आप लोग, एक एक स्टेप समझ के लिख लो, जहाँ दिक्कत है दोबारा पूछ लो। सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर हमने ऊपर v इज इक्वल टू 1/3 πr²h, तो उस फॉर्मूला में हम लोग ने 14/5 डाला, पर हमें तो वहाँ 6 डालना चाहिए ना। क्या? सर 14/5 r हमने डाला ऊपर, एच वो की जगह, एच की जगह ना। यस सर, पर हमें वहाँ H और R में रिलेशन इक्वेशन 1 में निकाला है ना। यस सर, पर हमें 6 डालना चाहिए ना उधर, नहीं, 6 क्यों डालना चाहिए? क्योंकि सर हमें विथ रिस्पेक्ट टू 6 ढूंढना। फंडामेंटल नहीं समझ रहे हो तुमको लगता है। दो अलग अलग बातें हैं, एच चेंज हो रहा है ये पक्का है, यस सर। और एच के चेंज होने का रेट अलग अलग एच पर अलग अलग होगा। यस सर। तो मुझे एच के चेंज होने का रेट उस समय निकालना है जब एच की वैल्यू 6 है। ओके सर, समझा। ऐसे सोचोगे कि एच 6 है तब तो रेट ऑफ चेंज 0 होगा, dH/dt। ऐसे तो हर क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। यस तो सर। ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। ओके सर। वैसे कहोगे कि एच 6 रखना चाहिए, तो एच इज इक्वल टू 6, तो dH/dt 0। बट वो एच 6 कांस्टेंट नहीं है, एच इज चेंजिंग विथ टाइम। वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एट द मोमेंट एच इज 6 feet। ओके सर। It doesn't mean that h is constant as 6 feet, ऐसा नहीं है। ओके सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए आप लोग एक एक करके लीव कर सकते हैं, और जिसको पूछना हो, समझने में दिक्कत हो, वो पूछते चलिए। लास्ट वाले असाइनमेंट का आंसर की मैं अभी डाल देता हूं आप लोगों को। सब लोग अगर कर लोगे तो बताना, जिस दिन उस दिन डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सर। लास्ट असाइनमेंट से पहले के सारे डाउट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यस सर। यस सर। सर थर्ड असाइनमेंट बाकी है। सर फर्स्ट सेकंड किया था, थर्ड और फोर्थ बचा था। आज के लेक्चर के असाइनमेंट नहीं दे रहा हूं मैं, आप लोग बोर्ड एग्जाम दीजिए स्कूल में अभी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। सर बोलो। सर वो जो फर्स्ट सम है ना, उसमें सर सिर्फ एक छोटा सा डाउट है। बोलो।
सर वहाँ पे जो हमने डिफरेंशिएशन किया था 4/3 पाई आर क्यूब का, हाँ सर जब 4/3 और पाई वो तो कांस्टेंट है ना, तो वो 0 आना चाहिए ना सर। और आर क्यूब है उसका क्या करोगे? सर आर क्यूब है उसका, वो हम लोग अरे तो 4/3 कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया ना। जैसे 10x को डिफरेंशिएट करोगे तो 10 इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखोगे ना। यस सर। तो 4/3 पाई आर क्यूब में 4/3 पाई डिफरेंशिएशन के बाहर है और हमने आर क्यूब को डिफरेंशिएट किया। हाँ सर, समझा समझा। थैंक यू सर। सर इसलिए भी ना, क्योंकि अगर वो 4/3 कांस्टेंट हो गया, क्योंकि उसका किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो 0 और जो भी आर क्यूब अंदर है उसका डिफरेंशिएशन तो वो तो वैसे ही 0 हो गया, तो वो वैलिड नहीं चेन रहेगा, रूल इसलिए से ना। भी वैसे सोचोगे तो 0 होगा। सर मैंने अभी अभी वो आपने जो रूल्स दिए थे वो मैंने देखा, वो 4 रूल में से एक था, उसमें आपने बताया था। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। सर बोलो बेटा। मुझे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बुक में नहीं दिया है, पर आई जस्ट वांटेड टू नो नॉन ओमिक डिवाइसेस एग्जैक्टली क्या प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। नॉन ओमिक कंडक्टर डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस, हाँ एग्जैक्टली वो क्या होता है, वो क्यों ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं? ओम्स लॉ को बहुत बहुत सारे कंडक्टर मतलब फॉलो क्यों करेंगे? तुम्हें क्यों लगता है कि हर कंडक्टर को ओम्स लॉ फॉलो करना चाहिए? बोलो, तुम्हें क्यों लगता है, क्यों दिमाग में ऐसा है कि हर कंडक्टर को ओम्स लॉ फॉलो करना चाहिए? तो फिर वो लॉ कैसे हुआ अगर सब नहीं फॉलो कर सकते? अगर कुछ के लिए तो आर्बिट्री हो गया कि कुछ फॉलो करेंगे कुछ नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सही। तो सारे फॉलो नहीं करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। जो करते हैं वो ओमिक रेजिस्टेंस है, जो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। और दोनों के अपने अपने सिग्निफिकेंस है। बहुत सारे ऐसे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। या इवन कोई भी कंडक्टर भी हमेशा ओम्स लॉ फॉलो करता है ऐसा नहीं है। सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर और वोल्टेज में ही करता है, फिर वो भी नहीं करता है। तो ये नहीं हुआ कि क्यों नहीं किया, मतलब कोई कंडक्टर ओम्स लॉ एक ऑब्जर्वेशन है, वो हर कंडक्टर फॉलो करता है ऐसा नहीं है। सर्टेन रेंज ऑफ वोल्टेज में सर्टेन कंडक्टर फॉलो करते हैं तो करते हैं। मतलब क्यों करना चाहिए मैं अभी भी नहीं समझा। साइंस पढ़ने का एप्टीट्यूड थोड़ा बदलिए। ये आपको लगता है ना कि ये रूल है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। न्यूटन के बताने से पहले भी एप्पल नीचे गिरता था। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। एप्पल न्यूटन के बताने की वजह से नीचे गिरता है ऐसा नहीं है, राइट? तो ठीक वैसे ही विदाउट साइंस भी थिंग्स वेयर हैपनिंग। साइंस का पर्पस है कि वी हैव टू फाइंड आउट सम पैटर्न आउट ऑफ इट, and if we are able to find out some kind of pattern out of it, we call it as a law, isn't it? Yes sir, okay sir. तो ये नहीं है कि कोई लॉ है तो दुनिया उस लॉ से चलती है, ऐसा नहीं है। Yes sir. Okay sir, thank you sir. Yeah.